स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। बात होगी 11 स्पेशल में आज संताल के रन की। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें संताल परगना की गोड्डा, दुमका और राजमहल सीट भी शामिल है। 30 मई को प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में आखिरी दौर में प्रचार धुआंधार चल रहा है। देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोड शो किया। वहीं इंडी गठबंधन के प्रचार की कमान कल्पना सोरेन ने संभाल रखी है। आखिरी चरण का रन, कौन बेदम? 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग। संताल की 3 सीटों पर होगा मतदान। अंतिम दौर में प्रचार धुआंधार। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए अंतिम दौर में प्रचार धुआंधार हो रहा है। 7वें चरण में संताल की 3 सीटों पर मतदान होना है। गोड्डा, राजमहल और दुमका में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में 30 मई को प्रचार का शोर थम जाएगा। लिहाजा सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में रोड शो किया। वहीं सारठ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर वार किया। आने वाला बालू गायब हो रहा है कि नहीं? बालू माफिया काम कर रहा है कि नहीं? और सरकार की देखरेख में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, ये जमीन का माफिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और मैं जानना चाहता हूं, जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, ये जमीन जिहाद के साथ साथ आदिवासी बहनों को गुमराह करके उनके साथ रिश्ता बना करके ये भी जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये घुसपैठियों का जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लव जिहाद के नाम पर जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और सबसे दुख की बात है कि इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी संथाल में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। इस दौरान मोहन यादव ने जहां जेएमएम और कांग्रेस पर भगवान राम का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया, वहीं विष्णुदेव साय ने करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर वार किया। हम सबको मालूम, पूरे देश को मालूम, अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, जो उनके साथ वाले, उनको नहीं मालूम भगवान राम कहाँ पैदा हुआ। अरे इस देश में भगवान राम पे प्रश्न उठाते हो, उनके मंदिर पे प्रश्न उठाते हो, देश कैसे बर्दाश्त करेगा आपको? भगवान राम को इसीलिए कहा गया है, जो राम का नहीं, तो खाली लूटने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है आज वो जेल के अंदर में है, आज वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहा है और वो कोई जनता के भलाई के लिए जेल के अंदर में नहीं है, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर में है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि इंडी गठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इंडी गठबंधन के प्रचार की कमान कल्पना सोरेन ने संभाल रखी है। कल्पना सोरेन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रही हैं और हेमंत की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाते हुए वोट मांग रही हैं। और हमारे जो नेता हैं, हमारे हेमंत जी हैं, वो अभी जो जेल में है, ये उसके खिलाफ में आदिवासियों की आखिरी चरण का रन, 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान। 7वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग। गोड्डा, दुमका और राजमहल में डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 सीटों पर मतदान। ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। 7वें चरण में पंजाब की 13 सीटों पर होगा मतदान। 2019 में एनडीए ने 32 और यूपीए ने जीते थे 9 सीट। संथाल की 3 में से 2 सीट पर खेला था कमल। राजमहल सीट पर जेएमएम ने दर्ज की थी जीत। आखिरी चरण में किसका दम, कौन बेदम? 7वें चरण में वाराणसी सीट पर भी वोटिंग होनी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी चरण के रन में 57 सीटों पर 904 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आखिरी दौर का दम, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है और आखिरी चरण में झारखंड की 3 सीटें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं पक्ष विपक्ष दोनों के लिहाज से, क्योंकि एक जमाने में अभेद किला माना जाता था संथाल परगना जेएमएम के लिए, लेकिन
पिछले सालों में जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराई है भारतीय जनता पार्टी ने और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बहरहाल इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत खास मेहमान स्टूडियो से मौजूद है। पहले अपने मेहमानों का तारुफ दर्शकों से कराते हैं और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला और दौर शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है हेमलाल मेहता जी, जो जेएम के नेता। हेमलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश सिन्हा सनी मौजूद है, कांग्रेस नेता है। सनी जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक बड़ाइक है, बीजेपी नेता है, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। और ज्ञान सिन्हा साहब है जो आजसू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका ज्ञान सिन्हा साहब। सबसे पहले चलते हैं अशोक के पास। अशोक, बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों के पास। आप लोगों के पास 10 साल का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में कितने काम हुए ये भी आपके पास है, आगे आप क्या करना चाहते हैं ये भी आपके पास है। संताल में आरोप की बौछार है, आप लोग भ्रष्टाचार के आरोप पर सरकार को घेर रहे हैं, आप लोग घुसपैठ को मुद्दा बना रहे हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें। बावजूद इसके जो स्टार प्रचारकों का जमावड़ा आप लोगों ने लगाया है संथाल में, वो इन तमाम मुद्दों पर भारी पड़ रहा है जिसको लेकर आप चुनाव में गए। देखिए, संथाल परगना एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि ये मेरे बपौती गढ़ है, लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा इतिहास के उस दृश्य को भी दिखाना चाहूंगा कि जिस समय वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तूती बोलती थी, जिस समय शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता थे, उन शिबू सोरेन जी को अपने प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने 98 में हराने का काम किया था। फिर 99 में रूपी सोरेन जी को हराने का काम किया था। और तो और अभी पिछले 2019 के चुनाव में आप देखेंगे, एक सामान्य सा कार्यकर्ता सुनील सोरेन, एक सामान्य परिवार से रहने वाला एक कार्यकर्ता, बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता, उनके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी, माफ करेंगे, शिबू सोरेन जी को हराने का काम किया। उसी दुमका विधानसभा में अपने पूर्व मंत्री और एक साधारण कार्यकर्ता लुइस मरांडी जी ने हेमंत सोरेन जी को भी हराने का काम किया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि संथाल परगना किसी की बपौती गढ़ नहीं है, वो वहां की संथाल परगना की जनता की सीट है और जनता जिसको तय करती है अपने मत से, वो वहां का जनप्रतिनिधि होता है। अभी के दौर में अगर हम बात करें संथाल परगना में, तो संथाल परगना में गोड्डा और दुमका ये हमारे पास सीट है। राजमहल में पिछले बार हम लोग 1 लाख समथिंग से 1-1.5 लाख आसपास के मार्जिन से हम लोग पिछड़े थे, लेकिन इस बार भी हम लोगों ने बूथ स्तर पे जो काम किया है, हम लोगों ने विकास के जो केंद्र की योजनाओं को राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंदर में और पूरे संथाल परगना के क्षेत्र के अंदर में हम लोग आदिवासी, गैर आदिवासी, संथाल, पहाड़ी ट्राइब्स के बीच में जो हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो संथाल ट्राइब्स हो, पहाड़िया प्रिमिटिव ट्राइब्स हो या और भी अदर कोई वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और तो और ये तो हो गया केंद्रीय योजना। मैं आपको स्थानीय मुद्दा की ओर भी ले जाना चाहता हूं। स्थानीय मुद्दा क्या है? वहां पर लव जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा वहां के ट्राइबल, वहां के आदिवासी बहनों के साथ में, पहाड़िया संथाली बहनों के साथ में जिस तरह से घुसपैठी वहां लव जिहाद के माध्यम से भोले भाले आदिवासी लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं, यहां तक कि उनका आरक्षण का भी शोषण करते हैं, यानी आरक्षण जिहाद भी करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि उनके आरक्षित सीट पे वो तो खुद नहीं लड़ सकते, तो वो लव जिहाद के माध्यम से उसको प्रेम जाले फंसाते हैं, शादी करते हैं और उनको चुनाव लड़ाते हैं, और जब चुनाव जीतने के बाद में वो कहीं ना कहीं उस सीट पे अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लेते हैं। तो बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हमारी सत्ता आएगी, घुसपैठी को चुन चुन के चिन्हित करके झारखंड से बाहर करेंगे, और जो आदिवासी बच्चियों के साथ में जो लव जिहाद के माध्यम से उसका धर्मांतरण करा रहे हैं, उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं, राजनीतिक शोषण करते हैं, आरक्षण का शोषण कर रहे हैं, उनको भी चुन चुन कर हम लोग कानून बनाकर इस पर रोकथाम करने का हम लोग काम करेंगे। ये हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से बोला है। मेरे सवाल का तो जवाब आया ही नहीं, आपने लंबा समय लिया। मेरा सवाल यही था कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर गए हैं या जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, आप लोगों ने जो लास्ट 10 ईयर्स में काम किया, ये तमाम चीजें आप लोगों के साथ है। फिर इतने बड़े नेताओं की वहां पर जो जमावड़ा लग रहा है, तमाम जो बड़े नेता पहुंच रहे, तो फिर इतनी ताकत झोंकने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? देखिए, लोकतंत्र में देखिए, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास नेता भी और नेताओं का फौज है। तो अगर हमारे पास नेताओं की फौज है तो इसमें तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा। अपने माननीय प्रधानमंत्री दुमका में कार्यक्रम किए, अपने राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सारठ में कार्यक्रम किए, मधुपुर में कार्यक्रम किए, देवघर में कार्यक्रम किए, राजनाथ जी भी दुमका में कार्यक्रम किए, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी का भी आज 2 जगह कार्यक्रम था, कई वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम हुआ। देखिए, हमारे पास नेताओं का फौज है और हम लोग किसी को घर में बैठाते नहीं है, सभी लोग कार्यकर्ता है, सभी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं और चुनाव में जब जब जहां जरूरत पड़ती है पार्टी के नेताओं का वहां प्रवास होता है, कार्यक्रम होता है। चलिए, तो नेताओं की फौज है, बहुत बड़ी फौज है, इसलिए वहां पूरी ताकत झोंकी गई है, ये अशोक का कहना। हेमलाल जी का रुख कर लेते हैं। हेमलाल जी,
जो शुरुआत में मैंने कहा कि कभी अवैध किला आप लोगों का माना जाता था, लेकिन बीजेपी वहां लगातार उपस्थिति दर्ज करा रही है। इस पर्टिकुलर चुनाव में किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार हेमंत सोरेन भी आप लोगों के साथ नहीं, कल्पना सोरेन ने पूरी कमान संभाल रखी है। तारिक जी, संथाल की जनता को हम हुल जोहार करेंगे अपने तरफ से। लोकतंत्र का पर्व अभी आया हुआ है, चल रहा है और अंतिम चरण है। अंतिम चरण में हम लोग संथाल में चल रहे हैं। और संथाल, देखिए संथाल की जो तीनों सीट है, एकमात्र वहां गुस्सा है लोगों को। पहला गुस्सा है कि सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना जो मिलता था संथालियों का, देखे होंगे आप, तन में कपड़ा नहीं रहता था, तन में कपड़ा नहीं रहता था। और आदरणीय हेमंत सोरेन ने तन में कपड़ा देने का काम किया और वहां के लोगों के भलाई के लिए सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना चालू किया था। लेकिन उस योजना को रघुवर सरकार ने बंद कर दिया था। उसका गुस्सा पहला गुस्सा है। दूसरा गुस्सा है जो झूठ, फरेब और जुमलेबाजी ये जो चल रहा था, बहुत दिनों से लोग सुन रहे थे। इसका बहुत बड़ा गुस्सा है संथालियों में। और लोग उसी के विपरीत वहां जो है सो चुनाव में 2024 का चुनाव में 1 तारीख को वोट करेंगे। और जहां तक सवाल है बपौती सीट का, तो बपौती नहीं और खड़ा कर रहे हैं। बपौती किसी का नहीं होता है और किसी का प्रभाव नहीं होता है। देखिए, प्रभाव गुंडों का होता है, दादागिरी का होता है, प्रभाव नहीं। देखिए वहां आदरणीय गुरुजी ने 40 साल संथाल को सींचा है और इस तरह से सींचा है जो पढ़ाई लिखाई से लेकर के खुद उन्होंने वहां जाकर के रात्रि पाठशाला चालू करा करके। दोनों बात आप ही कह रहे हैं हेमलाल जी, इसको जरा समझा दीजिए। आप कह रहे हैं कि 40 सालों तक गुरुजी ने सींचा है, फिर आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जब आए तो तन में कपड़ा संतालियों के आया है जो उस इलाके में वास करते हैं, तो यानी बहुत पिछड़े हुए थे जब गुरुजी वहां पर काम कर रहे थे। देखिए संथाल में लोग, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जिनको जरूरत था, उन्होंने जरूरत महसूस किया और ये योजना को लाया था। बहुत महत्वपूर्ण योजना था जो सुदूर ग्रामीण इलाके में जाएंगे आप तो धोती, साड़ी या लुंगी जो है लोगों को मुहैया कराया है आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना था जिसको बंद करने का काम किया था। और एक योजना को बंद किया था इन्होंने। योजना क्या, मैं कहूं शिक्षा के प्रति जो अलग जगह रहा था, बहुत सारे स्कूलों को, 17,000 स्कूलों को बंद करवाने का काम किया था। उस स्कूल को आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पुनः चालू किया और 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का काम किया और 500 विद्यालय को उसको माने क्या कहेंगे, झारखंड में उसको उत्कृष्ट बनाने का काम किया है। चलिए राजेश सिन्हा साहब का रुख करते हैं। राजेश, आपसे ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। 2 सवाल मैं एक साथ ही आपसे ले लेता हूं। एक तो ये कि किस रूप में आप लोग वहां पर कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं तीनों सीट पर अपनी, यानी इंडिया गठबंधन के अलायंस को। दूसरा सवाल आपके से है कि स्टार प्रचारकों को आप लोगों की पार्टी में भी इंडिविजुअली अगर बात करें तो कि कांग्रेस में कमी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े चेहरे नहीं आए संथाल में। संथाल जो महत्वपूर्ण है, जो कहा जाए कि सत्ता सेंट्रिक होता है संथाल, लेकिन नहीं आया। और मेरी जानकारी में जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आया कि शायद राहुल गांधी की कल सभा थी और वो कैंसिल भी हो गई है। क्यों, ये वजह क्यों रही? देखिए सारिफ जी, संथाल क्रांतिकारियों की धरती रही है। सिद्धू कानू की बात करूं, फूलो जानू की बात करूं, तिलका मांझी की बात करूं, बहुत सारे क्रांतिकारी लोग संथाल की धरती से निकल कर आए। और लगातार आप देखते होंगे, जानते होंगे, शिबू सोरेन जी, थॉमस हासदा जी और इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी के खास तौर पे 7-8 ऐसे बड़े बड़े नेता है उस क्षेत्र में, चाहे वो विधायक दल के नेता हो, हमारे आलमगीर साहब, फुरकान अंसारी जी हो, बादल पत्रलेख जी हो, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में वो खुद भी कैंप कर रहे हैं उस क्षेत्र में, और माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी या जितने भी झारखंड के नेता है कांग्रेस पार्टी के, सभी लोग वहां कैंप किए हुए हैं।
और लगातार आपको मैं बताना चाहता हूं कि संथाल परगना इंडिया गठबंधन झामुमो कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी तीनों की तीनों सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाली है। और रही बात, आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार अशोक जी ने बोला कि संथालियों को ये लोग किसी की बाप की जागीर मान ली है, बाप का जागीर कोई नहीं मानता है। और सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, संथालियों के हित के लिए और संथाल परगना के लोगों के लिए, विकास के लिए अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस झामुमो के नेताओं ने काम किया और लगातार कांग्रेस झामुमो के लोग वहां पे लगे हुए हैं। और आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। तीनों की तीनों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। सबसे बड़े नेता वहां से थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री थे हम लोगों के गठबंधन के, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनको इन लोगों ने जेल भेजने का काम को किया। मैं चैनल के माध्यम से देख रहा था, प्रधानमंत्री जी आए थे वहां पे और प्रधानमंत्री जी ने मंच के माध्यम से क्या बोला, सारे भ्रष्टाचारियों को एक एक करके जेल भेजेंगे और जो जेल नहीं जाएंगे उनको भाजपा में लाएंगे, जो भाजपा में चले आएंगे तो उनको वॉशिंग मशीन से ये धो देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी की कमी है? लंबी लिस्ट है। जिन लोगों ने इनकी पार्टी को ज्वाइन किया वो सीधे तौर पे वॉशिंग मशीन से धुल गए। क्यों नहीं 10 वर्षों में इन्होंने नीरव मोदी को लेकर के आए? क्यों नहीं इन्होंने विजय माल्या को लेकर के आए? भ्रष्टाचारियों की ये बात करते हैं। ये जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद कार्रवाई तेज होगी, लेकिन क्या ये कहा कि जो लोग जेल नहीं जाएंगे वो बीजेपी में आएंगे? निश्चित तौर पर यही इशारा था उनका। अच्छा, उनका इशारा ही होता है। अच्छा, जो लोग जेल नहीं जाएंगे वो भाजपा में चले आए। जेल जाने से अगर बचना है तो और भाजपा में चले आएंगे तो उनके खिलाफ ना तो ईडी जाएगी, ना तो सीबीआई जाएगी, ना तो आईटी जाएगी। जो सरकारी संस्थाओं को इब्राहिम जिस प्रकार इन्होंने पंगु बना करके लोगों के पीछे छोड़ा, विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ा, पूरा देश और राज्य की जनता ने देखा। और खास तौर पे जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को इन्होंने जेल भेजने का काम किया, आप देखिएगा एक आक्रोश है आदिवासियों में और आदिवासी समाज के लोग इनको जवाब देने का काम करेंगे। और लव जिहाद की बात कर रहे थे भाई हमारे भाजपा के प्रवक्ता, अरे 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं रोकते हैं? अभी ना 4 वर्षों से यहाँ पे झामुमो कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले भी रघुवर जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं इन्होंने रोका? केवल इनसे काम के बारे में पूछो तो ये बोलेंगे कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में काम नहीं किए, ये बोलेंगे आप लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में काम नहीं किए, ये बोलेंगे मनमोहन जी के समय में काम नहीं किए। 10 वर्षों में रोजगार कितना दिया? रोजगार का राह इनको याद नहीं है। महंगाई क्या कम किया? महंगाई के मां के बारे में बात नहीं करते। निश्चित तौर पे जनता समझ चुकी है। जनता को जिस प्रकार इन्होंने ठगने और छलने का काम किया, वो देश की जनता और राज्य की जनता इनको सबक सिखाएगी। और तीनों लोकसभा सीट, मैं फिर बोल रहा हूं, थॉमस हाजदा जी का एक बहुत बड़ा रास्ता रहा, बहुत बड़ा उन्होंने लाइन खींचा, लोगों के प्रति उन्होंने काम करके एक लंबी लकीर खींची। लगातार फुरकान अंसारी जी भी हमारे गोड्डा से सांसद रहे, प्रदीप यादव जी पहले भी सांसद थे। ठीक है, हम चुनाव हारे, लेकिन इस समय आपको बता रहा हूं जनता चुनाव लड़ रही है और जनता इनको जवाब देगी। अब कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में उस क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं। हर दिन वहां कार्यक्रम हो रहा, प्रत्येक दिन, और लगातार माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी, दीपिका पांडे जी, फुरकान अंसारी जी, सभी लोग लगे हुए क्षेत्र में। और आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होगा। और खास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की जो पत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी की कल्पना सोरेन जी ने मोर्चा को संभाल लिया है। जो कल्पना सोरेन जी कल तक घर में थी, उनको इन्होंने बाहर निकालने का काम किया। कल्पना सोरेन जी सीधे तौर पे मोर्चा संभाल लिया है। आप देखिएगा जिस प्रकार इन्होंने एक महिला को, एक घर के हाउसवाइफ को इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया, उनके पति को जेल भेज करके। ये भी जनता ने देखा है, झारखंड की जनता ने। झारखंड की जनता पूरा जवाब देगी। और ये लोग डरे हुए हैं। स्टार प्रचारक की ये बात कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे नेता है, हम नेताओं को घर नहीं बैठाते हैं। अरे ये लोग भयभीत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं। तब ये लोग एक एक लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम, गृह मंत्री जी का प्रोग्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम, राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम, इनका बस चलता प्रखंडों में तो ये गए ही पंचायतों में लेकर के जाते। चूंकि ये भयभीत है, इन्होंने जैसा कुकर्म किया है सारिफ जी, जिस प्रकार सरकारी संस्थाओं को छोड़ करके विपक्ष के पास, तो इन लोगों को भय है कि कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए इन लोगों के ऊपर। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है 4 जून को, और झारखंड की 14 सीट हम जीतेंगे। चलिए, ये दावा है आपका, राजेश सिन्हा साहब का दावा है।
ज्ञान सिन्हा साहब के पास चलते। ज्ञान जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपके जो नेता है, आपके जो इस पार्टी से को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनका लगातार हर मंच से वो कहते हैं कि भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी काम करेगी, रोजगार कैसे युवाओं को मिले उसके लिए काम करेगी। लेकिन जिसके साथ आपका झारखंड में अलायंस है, उनका जो चुनावी एजेंडा है या जो मुद्दे वो लेकर आ रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, या घुसपैठ का बात, या जिहाद की बात, ये तमाम चीजें आप लोगों के जो नेता है उनके भाषणों में ये सारी चीजें नहीं आ रही है। तो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है, मेरे समझ से परे हो जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो नेता हैं आजसू पार्टी के, जो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी हैं, वो काम पर विश्वास रखते हैं। और हमारे नेता ने पहले, मैं आपको बता दूं कि जब वो पथ निर्माण मंत्री थे, अभी नहीं बहुत साल पहले जब वो पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने गोविंदपुर से साहेबगंज तक पक्की सड़क बनवाने का काम किया जो हर जिले को टच करता है। दूसरी बात, उन्होंने जब वो खेल मंत्री रहे तब उन्होंने संथाल इलाके में जितने भी ब्लॉक वाइज होते हैं, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने स्टेडियम का निर्माण करवाया। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो गंगा में जो ब्रिज बन रहा है, जब वो पथ निर्माण मंत्री थे उसका डीपीआर उसी वक्त तैयार किया गया। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तत्कालीन उस वक्त के जेएमएम के विधायक थे अकील अख्तर जी, उनको विधायक वो थे, उनको 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्होंने साथ दिया कि आप काम कीजिए और संथाल का विकास कीजिए। और उसके बाद जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई राजेश सिन्हा जी कह रहे थे कि क्रांतिकारियों का और सबका जेएमएम और कांग्रेस ख्याल रखती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस सिद्धू कानू का नाम सबसे पहले इन्होंने लिया, जिस सिद्धू कानू का नाम सबसे पहले इन्होंने लिया, उनके परिवार का आज तक, कोयला मंत्री रहे शिबू सोरेन, यूपीए की सरकार रही, कभी एक दिन सूद लेने के लिए नहीं गई है, ना कांग्रेस पार्टी गई ना जेएमएम गई। सुदेश कुमार महतो जब गृह मंत्री थे, उन्होंने जाकर सिद्धू कानू के परिवार में जाकर भेंट किया, वहां उनके बच्चों को एक तरह से समझिए तो गोद लिया। मंडल मुर्मू है उनके वंशज, उनको उन्होंने पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्था दी, उनके 5 परिवारों को और व्यवस्था देने का काम किया। और सारे लोग आज पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुंचे। आज मंडल मुर्मू जी हम लोगों के साथ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां रहते हुए कभी भी आदिवासियों का सूद लेने का और किसी भी क्रांतिकारियों का सूद लेने का काम नहीं किया। बरहेट विधानसभा जहां आप बोलते हैं वहीं से मंडल मुर्मू जी हम लोग वहां गए हैं। बरहेट विधानसभा जो मुख्यमंत्री का विधानसभा रहा है, उसकी स्थिति अगर आप जाकर देखिएगा, सड़कों का और वहां के हालात देखिएगा तो आपको रोना आएगा। और उसी का नतीजा है कि एक बार संथाल और जात पर हेमंत जी को जिता दिया गया था, बरहेट से वो जीते थे, और दूसरी बार उन्हें भय सताने लगा कि इस बार चूंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था, उन्हें डर सताने लगा। ये जो कहते हैं कि हम लोगों को फंसा दिया गया, आपने कभी काम करने का प्रयास ही नहीं किया। आप जिस बरहेट विधानसभा से जीते थे उसका भी आपने कुछ नहीं किया, जिसके कारण आपको एक साथ 2 जगह से चुनाव लड़ना पड़ा था। आदिवासियों की कभी सोच नहीं रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का सीधा एक एजेंडा रहता है, सरकार में आना है, भ्रष्टाचार करना है, जितना ज्यादा ब्रीफकेस दिल्ली पहुंचा सके। और इसी ब्रीफकेस पहुंचाने के क्रम में यहां के मुख्यमंत्री, यहां के मंत्री, आज सारे लोग ईडी से फंस रहे। ये कहते हैं ईडी का गलत उपयोग हो रहा है। ईडी का कोई गलत उपयोग नहीं हो रहा है। आप देखिए सामने कि अगर ईडी रेड कर रही है और वहां नोट नहीं मिले, तब होगा कि हाँ ये तो गलत फंसा रहा है भाई, जबरदस्ती फंसा जा रहा है। ईडी अपने साथ नोटों का बंडल लेकर रेड करने नहीं जाती है। पर गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों? सवाल तो ये होता है ना। आपके शासित राज्यों में वो तो स्वतंत्र संस्था है, वो काम कर रही है। जहां मिलेगा, जहां उनको खबर मिल रहा है, जहां उनको पता चल रहा है। आप देखिए ना कि एक सांसद के यहां से, कांग्रेस के सांसद के यहां से, एक सांसद के यहां से 350 करोड़ नोटों का पहाड़, मोदी जी बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ लगता है। नोटों का पहाड़ मिल रहा है एक सांसद के यहां से। इनके नेता कहते हैं वो तो बिजनेस का पैसा था। ये कैसा व्यापार आप लोग कर रहे हैं?
जब पूरा देश कैशलेस की ओर चला गया है। आज 10-20 रुपए का भी कोई सामान कोई खरीदता है तो उसको फोन पे और गूगल पे से पेमेंट करता है, और अब 350 करोड़ कैश अपने घर में रखते हैं और कहते हैं हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हमें झूठ मूठ का बता रहे आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। जिस बरहेट विधानसभा से हेमंत सोरेन जी जीत के आते हैं, उस बरहेट विधानसभा की स्थिति इतनी बदहाल है कि आप देखिएगा तो आपको अफसोस होगा। देखिए बता रहे हैं 350 करोड़ कहां से आया, शायद राजेश जी। देखिए इब्राहिम, संक्षेप में रखिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है। पूरे देश में और लगभग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां सरकार नहीं है वहां ईडी जाती है, जहां भाजपा की सरकार है वहां ईडी नहीं जाती है। और जो बात ही राज्यसभा सांसद महोदय की कर रहे हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे धीरज प्रसाद साहू जी की, 351 करोड़ अगर पकड़ाया उनके यहाँ, रेड पड़ा, क्यों नहीं उनसे दस्तावेज वो दिए, तब तो वो बाहर है, क्यों नहीं उनको जेल भेजा गया? कानून इनके हाथ में, सारी चीजें इनके हाथ में। निश्चित तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, वो उनके व्यापार का पैसा था। और देश की आजादी के समय, आजादी जब देश को आजादी मिली, उस समय उनके परिवार ने देश को 50 लाख रुपए और कुछ सोना देने का काम को किया था देश चलाने के लिए। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो एक सुइया नहीं बनता था, और कांग्रेस पार्टी ने 55 वर्षों में इतना बड़ा देश को इतना बेहद स्थिति में फैलाया, और एक एक चीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने। बात कर रहे हैं संताल में 3 सीटों पर हो रही वोटिंग के बारे में कि किस रूप में वहां पर पूरी ताकत सत्ता पक्ष और विपक्ष ने झोंक रखी है। स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा हुआ और जनता के दरबार में मुद्दों को लेकर जाया जा रहा। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हेमलाल मेहता जी हैं, राजेश सिन्हा साहब हैं, अशोक बड़ाइक है और ज्ञान जी हैं। अशोक के पास चलता है। अशोक, जिस तरह से आप लोग लगातार, मैं देख रहा हूं कि अलग अलग मंचों से एक कॉमन मुद्दा उठा रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल के डिबेट में भी उठा रहे हैं, इंटरव्यूज में, बांग्लादेशी घुसपैठियों का। मैं ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है कि इससे पहले आप लोगों की डबल इंजन की सरकार थी, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो की समस्या है, जो आप लोग बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं, और सच में ये बहुत बड़ी समस्या है, वो लगातार होने वाली प्रोसेस है, एक दिन में ये नहीं हुआ है। उस समय क्या ठोस आप लोगों ने ऐसा कदम उठाया था जिसको लेकर आप आरोप लगा सकते हैं कि भाई जेएमएम और कांग्रेस की सरकार वो इस दिशा में काम नहीं कर रही है? देखिए, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा शासन इस देश में कांग्रेस ने किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 के बाद से लगातार कांग्रेस के सहयोगी पार्टी के रूप में ये लोग देश में शासन किए हैं। और झारखंड, जब संयुक्त बिहार झारखंड था, बांग्लादेश का बॉर्डर एकदम झारखंड से लगा हुआ था। आप देखेंगे कि उस समय जितने जो डेमोग्राफी चेंज हुई है संथाल परगना की, ये आप उसी के दशक में, आप 90 के दशक के बाद आप लगातार देखेंगे कि 85 और 90 के आसपास के बाद से लगातार जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी 70s के बाद में ये धीरे धीरे था, लेकिन 90 के दशक में संथाल परगना की जो पूरे डेमोग्राफी चेंज हुई बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण। अब कांग्रेस की उस समय देश में शासन थी, बॉर्डर को किस तरह से इन लोगों ने सुरक्षित रखा था, नहीं रखा था, ये इनकी सरकार का विषय है। लेकिन जहां आप बात बोल रहे कि डबल इंजन सरकार की, मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से डंके के चोट पे बोलना चाहता हूं, पिछली बार बीजेपी की सरकार थी राज्य में, हम लोगों ने संथाल परगना में हमारे सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया एक नाम आया था, जिसका तार कहीं ना कहीं साउथ के केरल से और कई राज्यों से मिला था। पीएफआई को सबसे पहले अगर बताने का काम किया था वो बीजेपी सरकार और रघुवर दास जी ने बताने का काम किया था। गृह मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरे देश भर में बैन किया गया, और उसका जानकर दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा संस्था, इतना बड़ा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश से सीधे संबंध रखता था, उसका कार्यालय कहां था? पाकुड़ में था। तो राज्य सरकार ने पूरी की पूरी इस पर जांच पड़ताल की और पीएफआई को बैन किया, और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट किया, गृह मंत्रालय ने भी इस पर काम किया और पीएफआई को देश भर में बैन किया। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग एनआरसी की बातें करते हैं कि चले राज्य में पुरानी जिसकी सरकार रही होगी, बॉर्डर खुला था, नहीं खुला था, कैसे आए, नहीं आए, लेकिन आज तो लोग समझ रहे हैं कि आज बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या जो घुस रहे हैं, वो डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश का असम राज्य जो प्रभावित हो चुका है बांग्लादेशी घुसपैठी से, बंगाल भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो आप चाहते हैं हमारे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कि हमारा संथाल परगना जो सीधे साधे आदिवासी लोग रहते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठी के चपेट में आ जाए। हमारी सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन इब्राहिम जी थोड़ा इनसे भी पूछनी चाहिए कि 4.5 सालों में, मैं थोड़ा इनका कुकर्म सरकार के बारे का बताना चाहता हूं। अंकिता सिंह हत्याकांड तार कहां से मिलता है? बांग्लादेश से मिलता है। अंकिता सिंह हत्याकांड में इतनी भी संवेदना नहीं थी हेमंत सोरेन जी को, और उनके बसंत सोरेन जी वहां के विधायक थे, एक बार भी अंकिता सिंह के परिवारजनों से मिलकर संवेदना प्रकट नहीं किए,
क्योंकि रेप करने वाला, तेजाब फेंकने वाला वो एक जाति, एक धर्म विशेष का था, उनका तार बांग्लादेश से मिलता है। और तो और सिद्धो कान्हो का भी बड़ा नाम ले रहे थे, उनके वंशज रमेश्वर मुर्मू की हत्या हो जाती है, वो भी एक धर्म विशेष का था, उसका तार कहां से मिलता है? बांग्लादेश से मिलता है। और तो और वहीं पर मर्डर होता है, बोरियो एक विधानसभा है, बोरियो पंचायत है, प्रखंड है, वहां पर रबिका पहाड़िया की बोटी बोटी काट कर उस प्रिमिटिव ट्राइब्स बच्ची की हत्या कर दी जाती है। उसको मारने काटने वाला, 55 टुकड़ों में करने वाला, वो भी एक धर्म विशेष का था, उसका तार बांग्लादेश से मिलता है। और तो और कई ऐसे घटना संथाल परगना में हुआ है। मैं झारखंड पुलिस की क्राइम रिकॉर्ड बताता हूं कि 6,500 पूरे झारखंड में महिलाओं के साथ रेप और मर्डर की घटना घटी है। उसमें सबसे ज्यादा संथाल परगना में हुई है, उसमें भी सबसे ज्यादा आदिवासी बच्ची के साथ में हुई है। और तो और जिस तरह से संथाल परगना में, अभी मैं बात कर रहा था आरक्षण जिहाद का, मैं आपको बता दूं पाकुड़ जिला पूरा का पूरा ये लव जिहाद, आरक्षण जिहाद और संपत्ति जिहाद में कहीं ना कहीं लिप्त है। वो चाहे आमड़ापाड़ा हो, वो चाहे पाकुड़िया हो, वो चाहे पाकुड़ का टाउन हो, वो चाहे हिरनपुर हो, चाहे लिट्टीपाड़ा हो, आप कहीं भी चल जाइए इब्राहिम जी, आपको बांग्लादेशी घुसपैठी का वहां कब्जा मिलेगा। सीधी सादी आदिवासी बच्चियों को प्रेम जाल में फांस कर उसके साथ शारीरिक, उसके साथ विवाह करके उनके आरक्षण पे कब्जा करते हैं। मैं तो हम लोग के बारे में बार बार आरोप लगाते हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम लोग भारतीय मुसलमान के खिलाफ नहीं है इब्राहिम जी, आप भी एक देश के मुसलमान हैं, हम लोग आपके साथ कभी लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन इन लोगों ने कभी कोई मुस्लिम को उस उच्च पद पे बैठाने का काम नहीं किया। हमारी सहानुभूति देश के मुसलमानों के साथ में, हमारी सहानुभूति कभी नहीं हो सकती कोई रोहिंग्या के साथ में या बांग्लादेशी के साथ में। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भी विदेशी घुसपैठी जो आएगा इस देश के अंदर में, वो झारखंड के अंदर हो, असम के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, या देश का बॉर्डर पार करके आएगा अवैध रूप से, उसको हम चुन चुन के खदेड़ने का काम करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया। किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रुक कर लेते हैं अब सत्ता पक्ष का। आपने सुना हेमलाल जी, अशोक बड़ाइक ने जो आरोप लगाया है सिलसिलेवार तरीके से, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि सरकार जब इनकी थी डबल इंजन की सरकार, तो उसमें क्या कुछ हुआ था। आप लोगों की तरफ से इस मुद्दे को पर क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर आप लोगों ने छोड़ दिया बीजेपी के पाले में कि आप आरोप लगाते रहिए, इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाते रहिए? देखिए सारिक जी, इन्होंने जितने केसेस गिनाए, पता नहीं कैसे इनके आंकड़े मिलते हैं। कुछ प्रवक्ता आते हैं तो बोलते हैं 4,000, कुछ ये आते हैं तो बोलते हैं 6,000, इस तरह से जो मन सो बोल करके चले जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो भी केसेस इन्होंने बताया जी, तुरंत कार्रवाई हुई है और विद इन 24 आवर उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए घटनाएं घटती है, इनके समय भी घटना घटती थी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं घटती थी। वहां से रेशियो कम हुआ है, हमारे सरकार में रेशियो कम हुआ है बनिस्पत की रघुवर सरकार में, ऐसा नहीं है। पहले बात आई थी, जहां तक आपने कहा था ईडी की, ज्ञान जी ने कहा था, मैं भूल गया था जवाब देना, कि ईडी किस तरह से पक्षपात कर रही है, उस पर उन्होंने कहा था। तो हेमंत सोरेन को किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन की जिस जमीन के नाम पर गिरफ्तारी हुई है, आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। आदरणीय हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि यदि मेरा नाम इस जमीन में मिल जाएगा, मेरा किसी भी परिवार का नाम मिल जाएगा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। वहीं जो गिरफ्तारी होती है, झूठा गिरफ्तारी होती है, षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी होती है। और आपको बता दूं कि रघुवर सरकार के समय में एक मूलचंद साहू हैं, जो मूलचंद साहू हैं वो कौन है आप भी जानते होंगे। मानगो में, बिरसा नगर में आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम किया है और एकड़ों एकड़ जमीन हड़पने का काम किया है। वहां ईडी नहीं जाती है, यही पक्षपात का काम है। तो सरकार आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? जी मैं बता रहा हूं, कार्रवाई तो देखिए, कार्रवाई की जहां मैं ईडी की बात बोल रहा हूं, ईडी कहां गई? ईडी ने कार्रवाई नहीं की, आप लोगों ने किया, सरकार तो ईडी वहां तो नहीं गई। ईडी तो हमारे आरोप, जो झूठा आरोप में गिरफ्तार कर रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जहां तक सवाल है जो आलमगीर आलम साहब का, आलमगीर आलम साहब के पीएस के नौकर के
घर में पैसा मिलता है, वो कहां से आया वो नौकर बतावेगा और उनका पीएस बतावेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप काटिए नहीं, वहां से पत्र भी थोड़ा सा उसमें भी मिला है, थोड़ा सा वहां भी जाना चाहिए था कि कर्नाटक में एक विधायक के बेटे बेड पर पैसे रख के कैसा उछल कर नाचते थे और सोते थे, वहां ईडी जाने का काम नहीं की। यही पक्षपात है, इसी को पक्षपात बोलते हैं। पूरा देश जान रहा है कि किस तरह से ईडी पक्षपात कर रहा है। मैं उस पर आना चाह रहा था, इसीलिए मैं ये देखिए पक्षपात और जो रवैया है ईडी का, वहां क्यों नहीं गई भाई? कर्नाटक में गई क्या? आप यहां तुरंत पहुंचते हैं, या फिर आप जमीन के मामले में हो, जो सही जमीन का घोटाला है उस पर आप नहीं जाते हैं। तो आप लोग भी तो नहीं जा रहे हैं। चलिए राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश, एक चीज समझना चाहेंगे, अभी तक जो जितने फेजेस के इलेक्शंस संपन्न हुए, आपने देखा कि वहां पर फर्स्ट फेज के बाद खास करके मुद्दे बदल गए थे। बताया जा रहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो ये करेगी, वो करेगी, आरक्षण छीन कर फला को दे देगी, ये चीज हो रहा था। लेकिन अभी संताल में देख रहा हूं मैं, जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, छत्तीसगढ़ और एमपी के मुख्यमंत्री वहां पर आज पहुंचे हैं और उन्होंने सभा को संबोधित किया। एक दो ही मुद्दे को उठाया जा रहा है, एक भ्रष्टाचार को लेकर आलमगीर आलम को टारगेट करते हुए उस मुद्दे को, और एक जिस पर बहुत लंबी बात अशोक बड़ाइक ने रखी है, जो घुसपैठ का मामला वहां पर हुआ। किस रूप में आप लोग इन आरोपों को संभाल रहे हैं वहां पर जनता के बीच में? देखिए शरीफ, मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं, सीधे तौर पे भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये देश के प्रधानमंत्री विपक्षियों के लिए रखे हैं, उनके पार्टी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। ये जो बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोई भी देश का आदमी नहीं चाहता, देश का आम जनता की दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आए। इनके पैरों तले सीमा हैदर, केंद्र में किसकी सरकार है? सीमा हैदर आई और ये लोग उनको माला पहना रहे थे। अरे सेंट्रल एजेंसियों का काम होता है, जो सरहदें होती है और सरहदों पे जो बैरिकेडिंग होता है या सरहदों की जो सुरक्षा होती है, वो सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता काफी पढ़े लिखे और काफी जानकार है, मैं जानता हूं, ये झारखंड सरकार या दूसरे स्टेट की सरकारों के हाथ में नहीं होता। इन्होंने जो काम किया, इन्होंने बताया, हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट तैयार करने के बाद इन्होंने उसमें इंप्लीमेंट क्या किया, उसके विषय में ये कुछ भी नहीं बोल रहे। इब्राहिम, मुद्दा है सीधे तौर पे देश में महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है संविधान का। इनके नेता ने बोला कि 400 सीट पार आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण नीति को खत्म कर देंगे। तो मुद्दा ये है, बेसिकली मुद्दा ये नहीं है कि आप मन से बोल रहे हैं कि एक एक भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का काम करेंगे। 10 वर्ष हो गए, नीरव मोदी को ये लाने वाले थे वापस, ललित मोदी को लाने वाले थे वापस, विजय माल्या को लाने वाले थे वापस, नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मित्र लोग हैं, सारे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री जी के मित्र। 16 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने माफ किया केंद्र सरकार ने अपने व्यापारी दोस्तों का, और किसानों ने आत्महत्या की हजारों की संख्या में। उस पर यह जवाब नहीं देंगे कि किसान आत्महत्या किए तो उस पर क्यों नहीं जवाब देना चाहिए। 16 लाख करोड़ माफ किया यूपीए की सरकार ने, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ करने का काम किया था। हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया था। हम जो सरकारी संस्थाएं थी, अगर बीएसएनएल की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, तो बहुत सारी संस्थाएं थी जिस पे पढ़े लिखे देश के नौजवानों को हम लोग रोजगार देते थे। इन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, सरकार में आए बोले पकौड़ा तलो। इन लोगों ने फिर महंगाई कम करने का वादा किया, 400 का सिलेंडर 1200 पहुंचा दिए। इन लोगों ने फिर वादा किया जुमला 15 लाख लेकर के आएंगे। कहां से लाएंगे? काला धन आएगा विदेशों से। अरे इनके नाक के नीचे इनके 3 मित्र नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या भाग गए। अब मोदी जी ने पिछले चुनाव में मंच से आह्वान किया कि इस बार हमें मौका दो, हम इन लोगों को पकड़ के लेके वापस आएंगे। कब लेके आएंगे? 2040 में। कब लाएंगे अशोक? देखिए सारिफ जी, आज मैं बात करूंगा संथाल परगना और झारखंडी और जवाब ही नहीं है। नहीं, जवाब देंगे, लेकिन आप 1000 किसानों ने आत्महत्या किया, उस पर जवाब दे। किसान मर रहे थे तब आपके नेता कहां थे? मणिपुर में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा था तब आप कहां थे? महिला बहनों को नग्न घुमाया जा रहा था, आदिवासी महिलाओं को, तब आप कहां थे? भाजपा के नेता कहां थे? प्रधानमंत्री कहां थे? एक शब्द प्रधानमंत्री ने बोला
नहीं समझा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुंह में किस प्रकार पेशाब किया गया, लेकिन इन लोगों के मुंह से जल जंगल जमीन के रखवालों से जिन्होंने साहेबगंज में 1200 करोड़ का पहाड़ को नष्ट करके अपना निजी संपत्ति बनाने का काम किया। मैं सबूत है, कोई सबूत है, सबूत दिखाइए, इसलिए सबूत है आपके पास, इसलिए सबूत दिखाइए। आजकल क्या हो गया है शरीफ जी, जज बन बैठे हैं ये लोग, भाजपा के लोग जज बन बैठे, सारे कोर्ट को ताला बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मन से भ्रष्टाचारी बोल देते हैं, अपराधी बोल देते हैं, भाजपा के प्रवक्ता तो कहीं ना कहीं गलत सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोगों ने किसी को अपराधी घोषित लगाया था कि आलमगीर आलम साहब कोरोना में भर भेज रहे हैं, जांच तय करेगा, जुमला तय करेगी, आरोप लगा, लेकिन इन लोगों को कोर्ट। चलते ज्ञान जी, जिस तरह से आप लोग की भूमिका अगर देखें एनडीए गठबंधन में, आप लोग पूरे जोश खरोश के साथ आप लोग साथ दे रहे हैं, चुनावी मुद्दों को उठा रहे हैं और बीजेपी का साथ समर्थन दे रहे हैं। 11 सीटों के चुनाव संपन्न हो गए। इन 3 सीटों में किस रूप में देखते हैं आप अपनी भूमिका और कितने मजबूती से आप लोग अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाए हैं और उन पर विश्वास क्या जनता कर पा रही है? देखिए, हमने अभी आपको बताया था सुदेश जी का विजन, और सुदेश जी ने संथाल क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। और हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ लगी हुई है। आज भी हमारे जो निवर्तमान सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, आज भी वो दुमका क्षेत्र में, संथाल क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को अपने कार्यों के बारे में, हमारे नेता सुदेश जी के कार्यों के बारे में बता रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। और सारे लोग कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। अभी हमारे जेएमएम के जो विद्वान प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि वो मूलचंद साहू जी हैं, वो इतना जमीन ले लिए, कभी कहते हैं कि आपके नेता के पास बहुत पैसा है। तो मैं इनको एक बार आपके माध्यम से और बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एक जांच एजेंसी है जिसे एससीबी कहते हैं। आप भी क्यों नहीं जांच करवाते हैं, इसका जरा जवाब दीजिए हमको कि आप लोग क्यों नहीं जांच करवाते? जांच करवाने में डर क्यों लगता है आप लोगों को? आपके पास भी एजेंसी है, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ईडी है, सीबीआई है, आपके पास भी है। आप अपने जांच एजेंसियों से ये जो इतने भूमि घोटालों का जो अभी आप आरोप लगा दिए, मूलचंद साहू जी ने इतने आदिवासी मूलचंद साहू जी आपसे जुड़े हुए क्या? एक सवाल पूछ रहा हूं वैसे। ये अच्छा नहीं, आप स्पेसिफाई करके जवाब दे रहे हैं। हाँ, वो एनडीए का मैटर है। अच्छा, कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन जी उनको बेमतलब का फंसा दिया गया है, वो इतना जमीन हथिया है, उनको नहीं फंसाया गया। अरे आपके पास भी एजेंसी है, आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करवाते? आप जांच करवाने में क्यों डरते हैं? आपके पास भी तो जांच एजेंसियां हैं, आप जांच करो। किसी को बेवजह नहीं फंसाया जाता। ये बेबुनियाद आरोप एनडीए के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगातार जो लगाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत से लोग बाहर चले गए और मोदी जी के साथ भी बहुत भ्रष्ट लोग हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मोदी जी शुरू में ही कह दिए थे, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। और यही पूरे देश में आज तक होते आया है। और इसी बात का दर्द इंडी गठबंधन वालों को होता है कि ये तो भैया खाने नहीं देता है। तो बिना, जो लोग अलग अलग विचारधारा के अलग अलग लोग, जिनका आपस में पटता नहीं है, वो भी एक साथ जुट गए हैं। मुद्दा क्या है? मोदी को हटाना है। मुद्दा ये नहीं है। आपके यहां इंडी गठबंधन वालों के यहां प्रधानमंत्री का एक चेहरा नहीं है। इन्होंने एक चेहरा का नहीं बताया कि हम जीतेंगे तो इसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपके यहां बारात तैयार है, दूल्हा का पता ही नहीं है, और आप कहते हैं मोदी को हटाना। सिर्फ एक विजन, एक टारगेट, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। अरे आप लोग जो अलग अलग विचारधारा वाले लोग मिले हैं, कुछ दिन पहले सुने ममता बनर्जी जी साथ में है इंडी के, बाद में पता चला अलग हो गई इंडी से। अरे क्या अलग अलग विचारधारा वाले? ये देश की जनता समझ रही है कि इनको अगर वोट दिया तो ये रोज गिरने उठने वाली सरकार बनाएंगे, और मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ अब की बार 400 पार लेके आ रहे हैं। चलिए हेमलाल जी का रुक करते हैं। हेमलाल जी, स्पेसिफाई करके राजमहल पर एक सवाल है। राजमहल सीट से एक त्रिकोण बनता नजर आ रहा है। आप लोगों के कद्दावर नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो हर भाषण में आप लोग कहते थे कि संथाल में बहुत मजबूत चेहरा, बहुत मजबूत नाम है। किस रूप में देखते हैं राजमहल सीट पर वो त्रिकोण को?
सबसे पहले तो मैं जवाब दे लूं कि उधर से आया है सवाल, आप ही की तरफ से घूम के आया है। आपने उनको पूछा था तो उन्होंने सवाल किया। उनसे जो पूछा वो जवाब दे दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं इसका भी जवाब समय की कमी, हम बहुत समय जवाब दे रहा हूं, लेकिन उनको ज्यादा टाइम दिए आप। हम नहीं, समय की कमी। आप राजमहल पर जो लॉबी हेम्ब्रम तीसरा कोण बना रहे हैं, किस रूप में देखते हैं, कितना डैमेज और कुछ डैमेज का कंट्रोल कर पाए कि नहीं? देखिए, संथाल की बात जहां तक है तो तीर धनुष वहां का निशान है, वहां चेहरा गुरु जी का संथाल देखता है, और गुरु जी का चेहरा और तीर धनुष पर ही वोट करती है जनता। हाथ पर वोट करेगी, तीर धनुष पर वोट करेगी, और उसके सिवा कोई दूसरे जगह वोट नहीं करेगी। सारिक जी, जहां तक सवाल है, इन्होंने, मैं बार बार प्रश्न करता हूं कि 2014 में जिस तरह का नौटंकी करके केंद्र सरकार बनाई थी, माने मोदी सरकार आई थी, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। महंगाई के विरोध में इन्होंने महंगाई के लिए इतना नौटंकी किया था। मैं बार बार प्रश्न करता हूं, कोई उसका उत्तर नहीं देते हैं। मैं बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि उस समय किरोसिन तेल का दाम 16 रुपया था। मैं पहले भी बोल चुका हूं, 16 रुपया था, आज 110 रुपया है। उस समय 2013 में 370 रुपया गैस का दाम था। आज 1100-1200 होने के बाद अभी थोड़ा सा घटाए हैं। ये आंकड़े आप पेश कर चुके, आप ये आंकड़े पेश कर चुके, उसका जवाब नहीं आया है। जवाब दीजिएगा आप बीजेपी से। उसी का है कि संथाल तीनों सीट जीतेंगे। अशोक बड़ाई करो, तीनों सीट आते अशोक, अभी आपसे भी स्पेसिफाई करके सवाल गोड्डा सीट को लेकर। गोड्डा पे आप लोग काफी मजबूत नजर आ रहे थे, जैसा आप लोग कहते हैं कि जो काम वहां पर हुआ, लेकिन वहां भी एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा। अभिषेक आनंद झा जो 13 सालों तक निशिकांत दुबे के साथ थे, किस रूप में देख रहे हैं, कितना डैमेज, कितना कंट्रोल? देखिए, वहां कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। बीजेपी की सीट थी, बीजेपी की सीट रहेगी। किस लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आप देखेंगे कि संथाल परगना में जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोलकर सौगात करने का काम किया है, क्या है, देवघर में एयरपोर्ट पहली बार बने, वहां एम्स बनी। उसके बाद आप देखेंगे कि गोड्डा में पहली बार वहां से ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। उसके बाद आप देखेंगे संथाल परगना में जो पहाड़िया प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसके लिए रघुवर जी की सरकार ने, पिछले बीजेपी की सरकार ने डाकिया योजना के माध्यम से उनको अन्न घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया था। और तो और जो पहाड़िया कम्युनिटी है, प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसके लिए अलग से बैटालियन बनाने का काम किया था, पहाड़िया बैटालियन। और तो और जो संथाली भाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में वहां अंकित करने का काम किया था। पार्लियामेंट में संथाली भाषा का वहां पर उनका ट्रांसलेट होता है। तो कुल मिला के कहा जाए कि बीजेपी ने संथाल परगना को ध्यान में रख के जो विकास के काम किए हैं, मुझे लगता है भूतों में बचने होगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, कमी अशोक जल्दी समाप्त कीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजमहल में लड़ाई बीजेपी के साथ, कहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो तो लोबिन हेम्ब्रम जी के साथ लड़ रहे हैं। वो और लोबिन हेम्ब्रम जी वो है, भले वो मुकर गए थे। मैं बताना चाहूंगा, लोबिन हेम्ब्रम जी वो है जो रामगढ़ के रहने वाले शिबू सोरेन जी को संथाल परगना में उनको कदम से कदम, ताल से ताल चलाना सिखाया था। वही लोबिन हेम्ब्रम जी है जो गुरु जी के संघर्ष के साथ। अरे 1995 में आए हैं पार्टी में, 1995 में लोबिन हेम्ब्रम जी, और यही लोबिन हेम्ब्रम जी ने 4.5 सालों के कुकर्मों के बारे में बताया था। अशोक समय कम है। अशोक आप अपना समय ले लिया। अशोक, राजेश से समाप्त ले लेते फाइनल, क्योंकि वहां से फाइनल कमेंट। अशोक, बालू का पैसा लेना है और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुके हैं संथाल परगना। चलिए राजेश, फाइनल कमेंट क्या है आपका? देखिए शरीफ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं। ये कोई आम लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये झारखंडियों के सम्मान का चुनाव है, आदिवासियों के सम्मान का चुनाव है। हर मतदाताओं से मैं अपील करता हूं, जो संथाल परगना के मतदाता है, कि सब लोग निकल करके पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें, मुद्दों पे मतदान करें। जिस प्रकार महंगाई बढ़ी, जिस प्रकार बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जिस प्रकार ये केंद्र की सरकार ने लगातार लोगों को छलने और ठगने का काम किया, मुद्दों पे मतदान करें, मतदान अवश्य करें, और आने वाले समय में तीनों लोकसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर भेजें। चलिए, बहुत अच्छी बात राजेश सिन्हा ने कही है। अपील एक किया है जनता से कि वो अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें जब मतदान की तारीख आएगी। तो बहुत शुक्रिया हेमलाल जी, राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया, अशोक आपका शुक्रिया, ज्ञान जी आपका भी बेहद शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।